Hello everyone, this is Professor Priya Mehta from JK Shah classes, and today we are here for ECIPL post-mortem. I hope the exams were really good and you are awaiting your results. Hopefully you're clear flying colors, yes. So today what I'm going to focus is on, I'm going to give you answers for each questions, okay. And whichever is case study based, I will explain you how to attempt those case study answers, which question to attempt first, which question you should have attempted later, etc. This video is going to be useful not only for the people who have attempted this paper, but the people who are going to attempt it in the future attempts also. Okay, so let's get started. Part 1, जैसे आपको पता है कि आपका 60 मार्क्स का पार्ट 1 आता है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको एक छोटा सा केस स्टडी बेस था, ठीक है। आपको एक पैरा दिया हुआ है एंड यू हैव टू गेट द आंसर्स फ्रॉम द पैराग्राफ। बट जब भी ऐसा पैरा दे तो आपको पैरा पहले पढ़ना ही नहीं, सबसे पहला आपको क्वेश्चंस ही देखने हैं, ठीक है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, डिफाइन the Recognized Consumer Association as per Consumer Protection Act 2019. Recognized Consumer Association कौन होते हैं? Can I say who are registered, okay, and who are a group of people who want to work towards the welfare of the consumers are nothing but Recognized Consumer Association, ठीक है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन दी गई है, श्रद्धा हाइट्स जो है एक रजिस्टर्ड वेलफेयर सोसाइटी है जिसने स्टेप्स लिए थे टू फाइल एन एप्लीकेशन विद द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन. Application was on behalf of 12 allottees who had encountered significant issues with Shobha Limited. क्या ये एक recognized consumer association है कि नहीं है? Yes. Now they were 2 marks of questions only. तो आपको कुल मिला के कुछ 6-7 पॉइंट्स में, यानी कि छोटे छोटे लाइंस में आपको ये बात समझानी है कि हाँ, ये लोग एक सारे मिलकर किसी के प्रोटेक्शन के लिए आए हैं, कंज्यूमर के राइट्स के लिए आए हैं. डेफिनेटली दे आर रिकॉग्नाइज्ड कंज्यूमर्स एसोसिएशन. मैनर ऑफ फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट टू द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर रिड्रेसल. नाउ व्हाट इज द मैनर, व्हाट इज द स्टेप्स दैट यू आर गोइंग टू फॉलो टू कहीं ना कहीं फाइल अ कंप्लेंट. नाउ ओवर हियर, यस, कैन आई से जैसे ही आपको लगा कि भाई हमारे को कुछ गलत हुआ है, क्या आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास कंप्लेंट लेकर चले जाओगे कि नहीं चले जाओगे? यस. अच्छा, यहाँ पे कंप्लेंट लेकर कौन गया है? रिकॉग्नाइज्ड कंज्यूमर एसोसिएशन. सो नाउ योर क्वेश्चन 1 का ए आंसर is definitely that recognized consumer association. Do they have to be registered? Of course the answer is yes. ठीक है, इनको registered होना पड़ेगा. And can I say they should work for the welfare of the consumers at large. कोई भी unfair trade practice हुई है, they can report, okay, and they are counted as consumers itself. ठीक है, यानी जब हम बोलते हैं कि कंज्यूमर ही कंप्लेन करने जा सकता है, कंज्यूमर ही कंप्लेन करने जा सकता है, बट इफ देयर इज एन एसोसिएशन हु इज वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ द कंज्यूमर्स, यू कैन वेरी वेल एज एन एसोसिएशन आल्सो फाइल कंप्लेंट्स टू द डिस्ट्रिक्ट कमीशन. नाउ आंसर 1B वाज आल्सो क्लियर दैट यस, बिकॉज दे आर रजिस्टर्ड ओवर हियर, आर दे कहीं ना कहीं counted as the association working on behalf of the consumers or not? Yes. Okay. Answer 1C. ठीक है, manner of filing of notice. Now can I say यहाँ पे या तो consumer खुद, या तो उसका legal representative, या तो voluntary association of consumers मिलकर कहीं ना कहीं complain करेंगे. और किसको complain करेंगे? यहाँ पे they wanted to complain to the district commission. किसको कंप्लेन करनी थी? डिस्ट्रिक्ट कमीशन को कंप्लेन करनी थी. या तो आप 5 दिन में डिसाइड करो कि आपको मीडिएशन में जाना है, या तो आप किसको कंप्लेन कर दो भाई? डिस्ट्रिक्ट कमीशन को तुरंत कंप्लेन कर दो. सो कैन आई से आपकी कंप्लेंट आने के बाद द डीसी इज गोइंग टू डू व्हाट? डीसी आपकी कंप्लेंट या तो एक्सेप्ट करने वाला है या तो रिजेक्ट करने वाला है. कितने दिन में? 21 डेज में. अगर रिजेक्ट किया तो आपको डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलेगा.
फिर आपको मीडिएशन के बारे में सोचना था विद इन 5 days, ठीक है। और अगर आपने सोचा कि नहीं हमको डीसी के साथ ही आगे बढ़ना है, कहना से आपको 21 दिन में सामने वाले पार्टी को भी नोटिस मिल जाएगी, ठीक है। और उनको कितना दिन मिलेगा टू रिप्लाई? 30 days प्लस 15 days ऑफ एक्सटेंशन शैल बी गिवन। ऑलराइट, सो 3 मार्क के लिए सिर्फ मैनर ऑफ कंप्लेंट थी, तो कैन आई से एनी हु इज एन एसोसिएशन ऑफ कंज्यूमर कैन डेफिनेटली फाइल द कंप्लेंट। Can complaint be filed before the consumer commission online or not? Yes, definitely आप online भी कर सकते हो। क्या e-filing allowed है कि नहीं है? Definitely e-filing is also allowed. To whom to appeal can be filed against the order of district commissioner. Now अगर आपको district commission से खफा हो, can I say you have to go to the state commission, ठीक है। state commission किनके सामने कहीं ना कहीं अपील सुन सकते हैं? डिस्ट्रिक्ट कमीशन के खिलाफ की कंप्लेंट्स जो है वो कौन सुन सकता है? स्टेट कमीशन। कितने दिन में? 45 days, ओके। देन व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शंस ऑन फाइलिंग एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन? क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है? कहीं ना कहीं सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन ये है कि आपको यहाँ पर कंप्लेंट लेकर आना है, ठीक है। और 21 days में ये लोग डिसाइड करने वाले हैं। तो सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन जो आपको फॉलो करके आना है दैट वाज ज्यूरिसडिक्शन। नाउ ये ना थोड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, काफी इन क्वेश्चन था। ऐसा पूछा था कि रिस्ट्रिक्शंस क्या है, तो आपको ये कंडीशंस क्या क्या कंडीशंस फॉलो करने हैं ये आपको पता होना चाहिए कि भाई ज्यूरिसडिक्शन हमको जो है 50 lakhs का कहीं ना कहीं रखना है, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन में ही फाइल करना है। अच्छा, आपको कितना अमाउंट डिपॉजिट करके जाना है? 50% हैज टू बी डिपॉजिटेड। तो ये 3 कहीं ना कहीं क्राइटेरिया थे जो आपको याद करके जाने थे, ज्यूरिसडिक्शन, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन एंड डिपॉजिट। आंसर इन्हीं में से था, बट इट वाज लिटिल ट्विस्टेड। उन्होंने पूछा था कि रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या है, तो हमारा पहला रिस्ट्रिक्शन है कि ज्यूरिसडिक्शन देख के जाना, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन देखकर जाना, और कहना से आपको कहीं ना कहीं व्हाट यू हैव टू सी द डिपॉजिट्स एज वेल, ठीक है। तो 2 मार्क के लिए 3 रिस्ट्रिक्शंस आपके थे। स्टेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन। कैन आई से कॉन्स्टिट्यूशन बहुत क्लियर है, 1 president एंड एटलीस्ट हाउ मेनी मेंबर्स? 2 members. So yeah, it was for 2 marks each. You had to write very minimal over here, but how will you write all these answers? ठीक है, सबसे पहला तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि रिकॉग्नाइज्ड कंज्यूमर एसोसिएशन जो रहता है, ठीक है, कोई भी जो वॉलंटरीली बना हुआ है, एनी वॉलंटरीली रिकॉग्नाइज्ड कंज्यूमर एसोसिएशन विच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, डेफिनेटली दैट्स गोइंग टू बी अ रिकॉग्नाइज्ड कंज्यूमर एसोसिएशन। क्या यहाँ पे श्रद्धा हाइट्स एक रिकॉग्नाइज्ड कंज्यूमर एसोसिएशन है कि नहीं है? हाँ, डेफिनेटली दे आर रिकॉग्नाइज्ड कंज्यूमर एसोसिएशन ओवर हियर, ठीक है। क्या क्या कंप्लेंट्स फाइल हो सकती है ऑनलाइन? यस, डेफिनेटली यू कैन फाइल इट ऑनलाइन। रिस्ट्रिक्शंस आपको समझ गए, ठीक है। तो सारे 2 मार्क के थे, अगर कुल मिला के आप काउंट करो तो इट्स नियरली अबाउट 15 मार्क्स, ठीक है, जो उन्होंने पूछा था। डेफिनेटली गोइंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक क्वेश्चन 1 वाज वेरी इजी, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, ABC Bearing Limited along with 4 companies who are the key competitors decided amongst themselves to revise the prices to be quoted to the original equipment manufacturers. Discuss whether this act amounts to cartelization or not. क्या उन्होंने चारों ने इकट्ठे डिसाइड किया कि हम प्राइस को क्या करेंगे? रिवाइज कर देंगे। क्या उसको कार्टल बोला जाएगा कि नहीं बोला जाएगा? वैसे कार्टल की आपको डेफिनेशन लिखनी थी, ठीक है। यहाँ पे यू हैड टू स्टार्ट द आंसर सेइंग प्रोविजन, ठीक है। प्रोविजन में आपके आएंगे 1 point, 2 point, 3 point मिनिमम, फिर आपका आता है फैक्ट्स ऑफ द केस एंड फिर आपका आता है कंक्लूजन। अब यहाँ पे इन्होंने इकट्ठे, द क्वेश्चन वाज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर, इन्होंने इकट्ठे डिसाइड किया
कि हम रिवाइज करेंगे प्राइसेस टू बी कोटेड टू द ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स। ठीक है, 4 कंपनी ने डिसाइड किया कि हम रिवाइज करेंगे प्राइसेस, कोट करेंगे ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के लिए। क्या ये चीज कार्टेल गिनी जाएगी कि नहीं गिनी जाएगी? कैन आई से कार्टेल मीन्स एन एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर्स, सेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, ट्रेडर्स, सर्विस प्रोवाइडर हु कंट्रोल or attempt to control the production, distribution, sale, trade, price of goods or services। तो ये आपका प्रोविजन था कि आपको कार्टेल की डेफिनेशन तो लिख ही देनी थी, फिर बोलना था कि ये हॉरिजॉन्टल अग्रीमेंट है, अगर इसने AAEC किया तो ये वॉइड है। तो ऐसे 3 पार्ट्स आपके बनने चाहिए थे इन द प्रोविजन। सबसे पहला डेफिनेशन ऑफ कार्टेल, फिर बोलना कि ये हॉरिजॉन्टल का एग्जाम्पल है, और फिर ये भी बोलना कि अगर AAEC होता तो ये क्या होता? वॉइड होता। फैक्ट्स ये है कि ये चारों इकट्ठे हुए और उन्होंने डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे, रिवाइज कर देंगे क्या? प्राइसेस। कंक्लूजन, क्या उन्होंने साथ में इकट्ठे मिलकर प्राइस रिवाइज करने का सोचा कि नहीं सोचा? हाँ। मतलब आर दे एक्टिंग इन एसोसिएशन और नॉट? यस। मैं इकलौती कंपनी करती तो ठीक होता, आप इकलौते करते तो ठीक होता, अब ये जो साथ में झुंड बना के कर रहा है, इज दैट कॉजिंग cartel or not? Yes, and there is a cartel, there is an AAEC. What is AAEC? Appreciable adverse effect on competition। आपके कार्टेल करने से क्या कंपटीशन पे बुरा असर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ। तो डेफिनेटली the 4 companies are involved into nothing but what? Cartel। ठीक है, तो आपको बोलना चाहिए था as per the above said provisions, okay, the agreement that they have made amongst themselves amounts to cartel as they are thinking to control the prices of the equipments. Okay. Then next, Vinesh is a person resident outside India. उसको immovable property बाहर खरीदनी है for permitted activity। क्या विनेश ऐसा कर सकता है कि नहीं कर सकता है? Definitely, can I say यहाँ पर विनेश is a person resident outside India, यानी कि वो प्रॉय है और वो इंडिया में प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, तो डेफिनेटली खरीद सकता है। आप सिर्फ एग्रीकल्चरल लैंड या फार्म हाउस या प्लांटेशन नहीं खरीद सकते। कंसिडरेशन आपको फंड्स रिसीव्ड इन इंडिया से ही देने हैं या तो फंड्स हेल्ड इन द नॉन रेसिडेंट अकाउंट से ही देने हैं। फॉलोइंग मोड्स फॉर पेमेंट आर नॉट गोइंग टू बी अलाउड। पेमेंट जो आपने ट्रैवलर्स चेक से किया है या फॉरेन करेंसी नोट से किया है वो नहीं अलाउड होगा। आप गिफ्ट या इनहेरिटेंस के थ्रू भी ट्रांसफर ले सकते हैं और आप किसी भी प्रॉय NRIs को ट्रांसफर कर भी सकते हैं। सो दिस वाज एन आंसर इन योर चैप्टर नंबर 2। FDI का जो चैप्टर था उसमें 4B वाला जो पार्ट था, स्पेशली फॉर द जेके शाह स्टूडेंट्स, हमने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, तो 4B में इसका आंसर था। और डेफिनेटली आप परमिटेड एक्टिविटी के लिए तो रियल एस्टेट खरीद ही सकते हो, आप सिर्फ लैंड एक्वायर नहीं कर सकते। बट क्या आप एक इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर कैरिंग आउट परमिटेड एक्टिविटी कर सकते हो कि नहीं कर सकते? यस, दैट्स गोइंग टू बी ओके। Mukesh is a manufacturer of jaggery powder and brings this product into the market in pre-packed form, but the retail price and quantity has not been mentioned. Is it an offense? If yes, then what are the penalties? Would your answer be different if he mentions the wrong quantity on the pre-packed jaggery powder? Now यहाँ पे लीगल मेट्रोलॉजी का केस है, सीधा सीधा कोई भी मैन्युफैक्चरर कुछ पैक सेल इंपोर्ट नहीं कर सकता अनलेस एंड अनटिल उसमें क्वांटिटीज वगैरह मेंशन है। एडवर्टाइजमेंट में भी क्या सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हाँ। कौन से डेक्लेरेशंस का मेंशन होना जरूरी है? कैन आई से नेम एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर, कंट्री ऑफ ओरिजिन, नेम ऑफ क्वांटिटी, नेट क्वांटिटी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। क्या उसमें रिटेल प्राइस, क्वांटिटी, ये सब का मेंशन होना जरूरी था कि नहीं था? हाँ। अगर आपने नहीं किया है ये, यानी कि आपने कंफर्म नहीं किया है डेक्लेरेशंस को, तो आपको पेनल्टी लगनी थी 50,000 and for the subsequent offense it shall not be less than 50,000 but may extend to 1 lakh or with an imprisonment which may extend to 1 year or both। यानी कि 50,000 for first offense, 50,000 to 1 lakh for the subsequent offense और imprisonment भी up to 1 year लगने का चांस था और with both, यानी कि कॉम्बो ऑफर्स भी यहाँ पे अवेलेबल थे। ठीक है, आप लिखते कैसे इस आंसर को? डेफिनेटली इट वाज अ केस स्टडी बेस्ड,
ठीक है, तो आपका स्टार्ट होना था ऑफ कोर्स विद द वर्ड प्रोविजन। प्रोविजन में आपको ये पूरे प्रोविजंस लिखने थे जो अभी मैंने यहाँ पे पूरे बताए, ऑल राइट। एंड द पेनल्टी ऑल्सो हैड टू बी अ पार्ट ऑफ द प्रोविजन इटसेल्फ, ठीक है। ये सारा कुछ प्रोविजन में। फिर फैक्ट्स ये होते कि मुकेश ने ऐसा नहीं किया है, जैगरी पाउडर में ये नहीं लिखा, वो नहीं लिखा। एंड व्हाट्स योर कंक्लूजन? एज पर द अबाउ सेड प्रोविजंस, कैन आई से ऑल द थिंग्स आर नॉट करेक्ट विच मुकेश हैज डन एंड ही विल फेस द पेनल्टी एज डिस्कस्ड अबाउ। मैम पेनल्टी तो सीधा कंक्लूजन में लिखेंगे ना, ऐसा थोड़ी होता है। यू आर लिटरली कंक्लूडिंग दैट ये पेनल्टी लगेगी, तो क्या उसका प्रोविजन भी लिखना जरूरी है कि नहीं है? है, ठीक है। सो अगेन एन इजी क्वेश्चन, ऑलराइट। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 3। ओके, राजीव ने एक फ्लैट बुक किया है। एज पर द अग्रीमेंट फ्लैट 3 साल में डिलीवर होने वाला था, बट प्रमोटर्स ने 5 साल के बाद भी डिलीवर नहीं किया है। राजीव को इस प्रोजेक्ट से विड्रॉ करना है और वो चाहता है कि रिफंड हो जाए उसके पैसों का। डिस्कस करो कि वेदर राजीव कैन विड्रॉ फ्रॉम द प्रोजेक्ट और नॉट। डेफिनेटली इट वाज एन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम रेरा। What is the remedy available to Rajiv if he does not want to withdraw the project? एक तो है कि अगर किसी प्रमोटर ने आपके साथ गलत किया है, क्या आप विड्रॉ कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो फ्रॉम द प्रोजेक्ट? या क्वाइट इजीली यू कैन विड्रॉ। बट अगर आपको विड्रॉ नहीं करना है तो क्या क्या रेमेडी आपके पास अवेलेबल है? नाउ इफ द प्रमोटर फेल्स टू कंप्लीट और इज अनेबल टू गिव द पोजेशन, ठीक है, due to the closure of the business or as per the terms of the agreement, they have to return the amount if it withdraws. Okay, अगर अलॉटी चाहता है कि मैं विड्रॉ कर लूं, तो क्या आपको यहाँ पे अमाउंट वापस दे देना पड़ेगा कि नहीं दे देना पड़ेगा? हाँ। So if they want to withdraw from the project, you have to return the amount with the interest definitely and including the compensation. बट प्रोवाइडेड अगर वो यहाँ से विड्रॉ नहीं होना चाहता है, आपको इंटरेस्ट देने पड़ेगा हर महीना ऑफ द डीले टिल द हैंडिंग ओवर ऑफ द पोजेशन इज डन। यानी कि जब तक मेरे को आप पोजेशन नहीं दे देते तब तक आपको क्या देना पड़ेगा? मुझे इंटरेस्ट। आपको मुझे कोई भी जो लॉस हुआ है उसके बारे में भी कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। यानी if I want to withdraw, the first point is for withdrawal and the second 2 points are definitely for what? Yes, if I don't want to withdraw, then what? Okay, so quite a direct question over here. XYZ Limited has been granted approval by the Board of Approval for the Foreign Collaborations and FDI in Special Economic Zone. XYZ has persistently defaulted in complying the directions of the board. What is the action that can be taken by the board against XYZ under Section 10? Now, Section 10 is not for cancellation, it is for suspension. तो can I say they are asking for suspension over here? अगर आप डिलीवर नहीं कर पाते हो अपना फंक्शन, अगर आप कंटिन्यूअस डिफॉल्ट करते हो, अगर डेवलपर ने वायोलेट किए हैं टर्म्स एंड कंडीशन, फाइनेंशियल पोजीशन बेकार हो चुकी है, तो क्या बोर्ड ऑफ अप्रूवल आपका लेटर ऑफ अप्रूवल सस्पेंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हाँ, एटलीस्ट 3 मंथ्स की नोटिस देंगे बिफोर डूइंग सो। एंड सस्पेंशन कितने साल के लिए मैक्सिमम होगा? 1 ईयर। ड्यूरिंग सस्पेंशन कौन अपॉइंट कर दिया जाएगा? एडमिनिस्ट्रेटर। सो दिस वाज द आंसर फॉर 5 मार्क्स। क्वाइट अ डायरेक्ट क्वेश्चन ओवर हियर। ओके, गामा इज रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड सिटीजन ऑफ इंडिया। उसको फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन मिल रहा है। Explain the foreign contribution and conditions under which he can receive foreign contribution. गामा एक रेसिडेंट है इंडिया का और एक सिटीजन है। उसको आपको बताना है कि तू क्या फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले सकता है कि नहीं ले सकता है। Now can I say, आपको पता होना चाहिए, जो भी जेके शाह में पढ़े हैं मेरे से, go for PCBM करके हमने याद रखा था। मतलब आपको कैन आई से इस सेक्शन का कैंडिडेट नहीं होना है तो ही जाकर तुम फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले पाओगे, ठीक है। ना कैंडिडेट फॉर इलेक्शन होना है, ना करस्पॉन्डेंट, ना जज, गवर्नमेंट, पब्लिक सर्वेंट। यू डोंट हैव टू बी एनी वन ऑफ दिस, ओके। अगर आपको इनमें से कोई हो, ठीक है, तो भी कुछ कुछ ट्रांजैक्शंस करने को अलाउड थे जो हमने याद रखे थे एज ए ग्रॉस। दिस इज गो फॉर PCBM
For everybody who is watching the video, just go, this is the p square, this is m, okay, then this is the b, all right, and these are the 3 C's that we are talking. ऑलराइट, बट कुछ कुछ चीज़ें आप कर सकते हो, जैसे एजेंट कमीशन ले पाओगे, गिफ्ट ले पाओगे, रिलेटिव से ले पाओगे, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर पाओगे, सैलरी एंड स्टाइपेंड. तो यानी कि आपको ये दोनों चीज़ लिखनी थी, बिकॉज डेफिनेटली द क्वेश्चन वाज फॉर 5 मार्क्स. तो क्या ये दोनों आपको लिखनी चाहिए थी कि नहीं लिखनी चाहिए थी? हाँ, ऑफकोर्स ये आप इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखते, आप सिर्फ लिखते ब्रॉडकास्टर, इतना भी चल जाता, बट ऑल हैड टू बी रिटन क्योंकि उसने एक प्योर एडवाइस मांगी थी. ठीक है. Question 4a, let's discuss all of that and then see which one was easier, but I'm so sure 99% of you all would have attempted 4a. Any which way, power of survey of the director leading to Fugitive Economic Offenders Act. ठीक है, क्या क्या powers होते हैं लोगों के for Fugitive Economic Offenders Act? Can I say डायरेक्टर के पास सर्च एंड सीजर करने का पावर है? कैन दे एंटर, सर्च, सीज, प्लेस आइडेंटिफिकेशन मार्क, मेक अ नोट ऑफ इन्वेंट्रीज और नॉट? कैन दे सर्च पर्सन्स ऑल्सो? आपके पास 2 पैराग्राफ है आपके टेक्स्ट बुक में, सर्च ऑफ प्लेसेस एंड सर्च ऑफ पर्सन. ठीक है, 24 आवर्स में वो पर्सन को मैजिस्ट्रेट के पास पहुंचना है. आप एक वुमेन को सर्च नहीं करोगे एक्सेप्ट दैट इट्स अ फीमेल हु इज सर्चिंग द वुमेन. सो कैन आई से दिस what's the answer that you see in front of you? ठीक है, तो I hope आप सबने यही लिखा होगा. All right, yes, you had to write all these points, okay, and definitely यहाँ के जो important keywords होते हैं, जैसे इतना लिखना, इतना लिखना, इतना लिखना, इतना, this was essential, okay, क्योंकि question was के वहाँ पे पावर ऑफ सर्वे, सर्वे 2 चीज़ का होता है, सर्वे इंसानों का भी होगा और प्लेस ऑफ बिजनेस का भी होगा. व्हाट इज डीम्ड एक्सपोर्ट्स? डेफिनेटली डीम्ड एक्सपोर्ट्स इज योर चैप्टर FTP. ठीक है, वो ट्रांजैक्शंस है जो कंट्री नहीं छोड़ते हैं. पेमेंट इज रिसीव्ड आइदर इन INR और इन फॉरेन करेंसी. डीम्ड एक्सपोर्ट्स जो रहते हैं वो आपका देश नहीं छोड़ते, बट फिर भी एक्सपोर्ट कहलाते हैं क्योंकि वो जो एरियाज रहते हैं वो डीम्ड फॉरेन कंट्रीज कहलाते हैं, जैसे SEZ. ठीक है, तो बेनिफिट यही है, आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिलती है और रिफंड भी मिल जाता है आपके एक्साइज ड्यूटी का. कॉमन कंडीशन, सप्लाई शैल बी मेड डायरेक्टली. थर्ड पार्टी सप्लाई को एलिजिबिलिटी नहीं है. सप्लाईज डायरेक्टली डेजिग्नेटेड यूनिट्स को ही होना चाहिए. देन सप्लाई ऑफ डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बाय एन इंडियन सब कॉन्ट्रैक्टर शुड बी डायरेक्टली डन. एंड स्टील मैन्युफैक्चरिंग ऑल्सो अगेंस्ट द, मतलब उनको एडवांस ऑथराइजेशन भी लेना पॉसिबल है. सो स्टील मैन्युफैक्चरर सप्लाइंग स्टील अगेंस्ट एडवांस ऑथराइजेशन इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ डीम्ड एक्सपोर्ट. ओके, व्हाट इज मेंट बाय रेगुलेटेड एंटिटीज ओवर हियर? ठीक है, यहाँ पे फटाफ की जो एंटिटी है और FIU इंड है, ये यहाँ की रेगुलेटिंग एंटिटीज है. फटाफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एंड FIU इन फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया. तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल्स आपको यहाँ पे बताना जरूरी था. ऑल राइट, 4A आई थिंक वे 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 बेटर देन 4. ठीक है, व्हाट इज मेंट बाय ODI एंड OPI? क्या होता है ODI एंड OPI? ODI का मतलब होता है ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड OPI होता है ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. तो ODI की पूरी डेफिनेशन लिखनी है और OPI की डेफिनेशन लिखनी जरूरी थी. ODI कैन आई से एक्विजिशन, कोई भी अनलिस्टेड इक्विटी का इक्विटी कैपिटल लेना या सब्सक्रिप्शन करना मेमोरेंडम का, इन्वेस्टमेंट करना 10 से ज्यादा इन अ लिस्टेड एंटिटी, या तो कंट्रोल लेना इन लेस देन 10% ऑफ द लिस्टेड एंटिटी इज ऑल्सो ODI. Anything which is not ODI is definitely OPI, but to be honest, investment less than 10% is in the listed entities. तो आप क्या कहलाए जाओगे? OP and I. Okay. Then how is the management of properties confiscated under Benami transactions and prohibition? कैसे होती है management of properties? Very simple. यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करने वाला है किसको? एडमिनिस्ट्रेटर को. एडमिनिस्ट्रेटर के पास पावर है टू रिसीव एंड मैनेज द थिंग्स. एडमिनिस्ट्रेटर विल फॉलो ऑल द डायरेक्शंस और ऑर्डर्स गिवन बाय द CG फ्रॉम टाइम टू टाइम.
पोजेशन आपको 7 दिन में घर खाली करके दे देना है, और अगर सामने वाली पार्टी ट्रांसफर करने से मना करती है तो क्या आप लोकल पुलिस अथॉरिटी की भी मदद लेकर कर सकते हो कि नहीं कर सकते? हाँ. So this was the answer which was expected for 4B. Then what are the conditions for foreign investments in an LLP? ठीक है, क्या क्या इन्वेस्टमेंट्स के लिए LLP में क्या कंडीशंस है? एक तो प्रॉय जो बाहर है, क्या वो LLP में इन्वेस्ट कर सकता है? हाँ. पाकिस्तान और बांग्लादेश वाले सिटीजन्स यहाँ पे नहीं कर पाएंगे. डेफिनेटली दे शुड बी इनकॉर्पोरेटेड एज पर LLP एक्ट. दैट्स द फर्स्ट कंडीशन. ऐसे सेक्टर में होने चाहिए जो 100% FDI और ऑटोमेटिक रूट में है. ये जितने भी क्वेश्चंस हम अब तक बोल रहे हैं, ये सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैंने मार्क भी करवाए थे व्हेन आई वाज टीचिंग यू ऑल, एंड डेफिनेटली आई एम श्योर कि ये सारे बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, आपको याद आ ही चुके होंगे, क्योंकि FDI इन LLP वाज ऑलवेज टॉट इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ FDI इटसेल्फ. ठीक है, फिर कोई भी FDI लिंक परफॉर्मेंस नहीं चलेगी. एंड कैन यू कन्वर्ट LLP इनटू entity and entity into LLP? Yes, but provided 100% or automatic route is sufficed. Okay, valuation of investments, क्योंकि ये listed नहीं हो सकते हैं तो यहाँ पे valuation जो है registered value और CMA या तो fair market price international practices के according ही होगा. ठीक है, मोड ऑफ पेमेंट एंड बहुत सारी बातें किसकी मानी जाएगी? RBI. Alright, that's the end of your part 1. Alright, beginning with part 2. Part 2 I think इतना easy था कि पूछो ही मत. तो let's start with part 2. Okay, चलो. Now, ITC के बारे में पूरा का पूरा केस आपको बताया गया है. You need to read the case before you will see this particular thing. Now let's see कि हम केस नहीं पढ़ते तो क्या हम ये कर पाते कि नहीं कर पाते. ठीक है, अब ये है कि यहाँ पे इंडियन टी बोर्ड ओन्स द फेमस GI दार्जिलिंग एंड द लोगो ऑफ वुमेन होल्डिंग द टी लीव्स एज द ट्रेडमार्क. दार्जिलिंग अंडर द ट्रेडमार्क्स एक्ट रिगार्डिंग द टी. ITC Limited has also used Darjeeling Lounge as the name of its top lounge and its hotel in Kolkata. Tea Board of India Limited is filing a suit against ITC that by using word Darjeeling, which is a breach of its landmark as well as its a certificate mark, as the Tea Board is the registered owner of the Darjeeling sign. The Tea Board of India moved an interlocutory application for temporary injunction कि अभी के लिए तो तुम भाई ये दार्जिलिंग लाउंज का जो नाम है वो तो हटा ही दो. ठीक है, क्या जो इंडियन टी बोर्ड ने किया इन एंगेजिंग इन पासिंग ऑफ, क्या वो सही है कि गलत है? सबसे पहला क्वेश्चन. फिर सेकंड पूछा है GI डिफरेंट होता है क्या ट्रेडमार्क से? वो सेकंड. कैन टी बोर्ड ऑफ इंडिया फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट X फॉर सेलिंग टी वेराइटीज एट द रेलवे स्टेशन नेमिंग द दार्जिलिंग टी स्टॉल? What if ITC Limited has been operating and using the Darjeeling Lounge long before the enactment of the act? And what is the punishment for applying false GI? इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे. Now इसमें बात क्लियर है कि यहाँ पे ITC जो है कोई पासिंग ऑफ बिल्कुल नहीं कर रहा है. ठीक है, there is nothing like passing off that ITC is doing, क्योंकि यहाँ पे that somebody is using Darjeeling tea and that too for selling normal tea. हम यूज कर रहे हैं फॉर दार्जिलिंग लाउंज, जो एक होटल के अंदर एक प्रीमियम लाउंज है जो हाई एंड कस्टमर्स को सर्व करते हैं. तो ये लैंडमार्क जजमेंट थी. ठीक है, बिटवीन द इंडियन टी बोर्ड एंड ITC. अब आपने दार्जिलिंग के नाम का कोई यहाँ पे ठेका नहीं लिया है कि आपके अलावा कोई यूज ही नहीं कर सकता. आपका क्लास और हमारा क्लास इज गोइंग टू बी डिफरेंट. सो इज द कंटेंशन करेक्ट? नो. How is GI different from trademark? Definitely GI is for the whole place, and trademark is definitely for the goods and services to be distinguished from one enterprise to another. ठीक है. थर्ड,
क्या वो लोग एक्स के खिलाफ फॉर सेलिंग टी वैरायटीज एट द रेलवे स्टेशन अंडर द नेम दार्जिलिंग टी स्टॉल उसको कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अब यहाँ पे टी स्टॉल का नाम सिर्फ दार्जिलिंग टी स्टॉल है, तो उसके लिए भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। वो थोड़ी दार्जिलिंग टी का बैनर लगा के यहाँ पे गुड्स बेच रहा है। ओके, देन ITC has been operating this Darjeeling lounge long before the enactment of the act. अगर एक्ट के आने से पहले ही चल रहा है तो आपने जो स्यू किया है वही टाइम बार्ड हो जाता है। You can't do anything against ITC. What is the punishment? Punishment is written over here for a term not less than 6 months to 3 years. Okay, and for the fine 50,000 to 2 lakhs. ठीक है, सो यहाँ पे टर्म आपको पता ही है, यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट 6 months to 3 years की होती है, एंड 50,000 to 2 lakh इज द मॉनेटरी फाइन। नाउ यार द सेकेंड पैराग्राफ जो है वो पेटेंट के रिलेटेड था। There was nothing to read in the entire paragraph. What is the criteria for patenting the invention? Definitely only 4 points to be read over here. क्या क्राइटेरिया होते हैं पेटेंट को रजिस्टर करने के लिए? क्या वो नोवेल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ। क्या उसमें कुछ अलग होना चाहिए? इन्वेंटिव स्टेप्स होने चाहिए? यस, इट शुड बी नोवेल, इट शुड हैव इन्वेंटिव स्टेप्स। ओके, शुड इट बी फॉर इंडस्ट्रियल application or not? Yes, it should be for industrial application and it should not be prohibited under section 3 or 4. These are the only things that you had to write in this answer. क्या mathematical business method computer programs algorithms patentable है? नहीं। अगर आप पेटेंट का सेक्शन 3 देखोगे तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो इन्वेंशंस ही नहीं है, जिसमें हमने यहाँ पे क्या रखा है? मैथमेटिकल एंड बिजनेस मेथड। तो आप कैसे लिखोगे? आप 4-5 बताओगे और फिर बोलोगे कि देखो ऊपर ही हमने बताया कि मैथमेटिकल वाली चीज तो पेटेंट हो ही नहीं सकती। व्हाट कैन बी पेटेंटेड? डेफिनेटली कोई भी न्यू प्रोसेस और न्यू प्रोडक्ट which satisfy the criteria of patentability can be protected. कोई दो एडवांटेज ऑफ पेटेंट, क्या पेटेंट का करवाने का कोई एडवांटेज है कि नहीं है? यस, डेफिनेटली देयर आर एडवांटेजेस ऑफ रजिस्टरिंग द पेटेंट। सबसे पहला, यू गेट द राइट टू स्यू पीपल, ठीक है। सेकंड, can you commercially exploit people or not? Yeah, so they have asked 2 over here, there are 5, but हम कौन से 2 लिखेंगे कि commercially आप exploit कर सकते हो लोगों को? Yes, and can you use your own patent or not? Can you sell your patent or not? Can you have the right to sue for the unfair things that are done against the patent? Yes. Ramchand invented a medicine which was about to be applied for patent. However, he passed away before applying. Can his legal representative apply or not? Yes. अगर आप सेक्शन 6 देखोगे पेटेंट का, तो जो भी फर्स्ट एंड ट्रू इन्वेंटर है वो तो अप्लाई कर ही सकता है। अगर कोई असाइनी है जिसको ये पेटेंट असाइन हुआ है वो कर सकता है, या तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी यहाँ पे एप्लीकेशन जरूर कर सकता है। सो दीज आर द पीपल हु कैन डू एप्लीकेशन। देन मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 6। अमित एक इंडियन रेसिडेंट है जो एप्लीकेशन कर रहा है बाहर फॉर द ग्रांट ऑफ पेटेंट फॉर एन इन्वेंशन। Explain whether he can apply outside India. What will be your answer if the invention is related to a defense purpose? Now बात ये है कि आपको अगर बाहर कहीं ना कहीं कुछ करना है तो सबसे पहला आपको कहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? You will have to take the registrations where बच्चा लोग in India. तो क्या आपको सबसे पहला इंडिया में registrations लेना है कि नहीं लेना है? Yes, definitely you have to take the registrations first in India. Okay, let's see how are you going to take it. अब पेटेंट की ही बात है, ठीक है। तो पेटेंट को यहाँ पे रजिस्टर करने के लिए, yes, where's the question? Okay, पेटेंट को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहला पेटेंट की आपको प्रोसीजर समझानी है जो इंडिया वाली है। ओके, यू हैड टू राइट द पेटेंट प्रोसीजर विच इज फॉलोड इन इंडिया. Along with that, you have to write the PCT.
पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी के बारे में आपको लिखना था। तो इसकी पूरी प्रोसीजर प्लस पीसीटी आपको आंसर देती। द कंक्लूजन वाज सिंपल कि पहले आपको कहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा, पहले इट हैज टू बी रजिस्टर्ड इन इंडिया, एंड इफ इट इज डिफेंस तो अगर अटॉमिक रिलेटेड है तो यहाँ पे वो भी रजिस्टर नहीं हो पाएगा, मतलब इंडिया में भी रजिस्टर नहीं हो पाएगा, ठीक है। देन Priya wants to start the trading of incense sticks and perfumeries. She applied an application to Registrar of Trademarks to register a trademark by name of Ramayan. State with reasons whether she will succeed in registering such a trademark or not. यानी कि प्रिया को कौन सा ट्रेडमार्क रजिस्टर करना है, रामायण करके जो ट्रेडमार्क है उसको वो रजिस्टर करना है। तो क्या वो रजिस्टर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, वो यहाँ पे पूछा हुआ है, ठीक है। नाउ लेट्स सी वेदर वी कैन रजिस्टर सच अ ट्रेडमार्क और नॉट। ओके, अगर कोई डिस्टिंक्ट कैरेक्टर नहीं है, कुछ केपेबल नहीं है टू डिस्टिंग्विश द गुड्स फ्रॉम वन टू अनदर, ठीक है, कुछ कस्टमरी हो चुका है करंट लैंग्वेज में, जैसे कि रामायण है, महाभारत है, अब मैं इस चीज का ठेका नहीं ले सकती कि यू नो रामायण इज माय ट्रेडमार्क, मतलब कि कोई और यूज ही नहीं कर सकता है, ऐसा नहीं होता है। You know, you have to allow it to be passed on to the others. So, can I say यहाँ पे absolute grounds of refusal में आएंगे? It's not of any distinct character. कोई तो current language में इतना customary हो चुका है, तो we are not going to register such a trademark. Okay. So the answer for this is the absolute grounds of refusal, जो आप यहाँ पे नहीं कर सकते. Then Francis is a famous lyricist. Yes, तो फ्रांसिस एक फेमस लिरिसिस्ट। सोना अनदर लिरिसिस्ट कॉपीड अ वेरी कैचिंग फ्रेज, एक फ्रेज कॉपी किया उसके सॉन्ग से, ठीक है। अगर तो भी मतलब वो फ्रेज बहुत छोटा फ्रेज था, तो भी क्या उसको इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट बोलेंगे और उसकी पेनल्टीज बतानी है। इन्फ्रिंजिंग कॉपीज तभी हो जाएगी जब आप साउंड रिकॉर्डिंग में से कोई भी रिकॉर्डिंग एम्बॉडी करते हो, कोई भी चीज कॉपी करते हो, तो भी क्या वो इन्फ्रिंजमेंट है कि नहीं है, हाँ, ठीक है। ये जो इन्फ्रिंजमेंट के कहीं ना कहीं कॉमन कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट है, आपको वो लिखने थे, और ये बताना था कि इन्फ्रिंजिंग कॉपी किसको बोलते हैं। तो यस, दिस वाज द आंसर दैट यू सी ऑन द स्क्रीन, ठीक है। इंपोर्ट करना, साउंड रिकॉर्डिंग है तो कुछ रिकॉर्डिंग उसमें से चुरा लेना, ठीक है। साउंड रिकॉर्डिंग सिनेमाटोग्राफिक फिल्म में किसी और का राइट है, बट आप उसमें कुछ ना कुछ गलत करते हो, तो यस, ठीक है, यू आर गोइंग टू फेस इट। पेनल्टीज फॉर इन्फ्रिंजमेंट सेम एज एवरीथिंग, 6 months to 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट आपको मिलेगा, एंड 50,000 to 2 lakhs का कहीं ना कहीं क्या है, फाइन। ओके, एब्सोल्यूट ग्राउंड्स फॉर रिफ्यूजल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क, अगेन द सेम थिंग for 6A and 6D is the same to same answer that they had asked. ठीक है, alternative 6A I think was way better than 6. What is the duration for registration of a design? Can it be extended and how can it be cancelled? Definitely duration simple था, duration 10 years है, ठीक है। extend भी 10 years के लिए हो सकता है, cancel भी हो सकता है अगर आपने डिजाइन जो है वो सही तरीके से यूज। yes, some reasons, अगर वो डिजाइन ही नहीं है, ठीक है, या तो डेफिनेटली वायोलेशंस हुए हैं डिजाइन में, कहीं और पब्लिश हो चुकी है ये डिजाइन, ठीक है। अगर वो डिजाइन के डेफिनेशन में ही नहीं आती है, यहाँ पे उसकी रजिस्ट्रेशन ही पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो नॉट रजिस्टर्ड या प्रोहिबिटेड की लिस्ट में है, सो या योर डिजाइन विल बी कैंसल्ड। व्हाट इज मेंट बाय ट्रेडमार्क? स्ट्रेट फॉरवर्ड, कैन आई से ट्रेडमार्क की पूरी डेफिनेशन आपको यहाँ पे लिखनी थी, ठीक है। सेक्शन 9 ऑफ GI प्रोहिबिट्स रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टन GI। कौन से GI प्रोहिबिटेड है? जो कंफ्यूजन करते हैं, डिसीव करते हैं, कॉन्ट्ररी टू लॉ है, स्कैंडलियस है, ऑब्सीन है, हर्ट करते हैं रिलीजियस सेंटिमेंट्स को, डिसएंटाइटल्ड है टू प्रोटेक्शन इन द कोर्ट, ठीक है। अच्छा, डिसयूज हो रहा है उस कंट्री में, या तो लिटरली ट्रू है बट फॉल्सली रिप्रेजेंट हो रही है चीजें, तो क्या ऐसी चीजों को हम रजिस्टर करेंगे? द आंसर इज नो। देन the registrar of copyrights have the powers of a civil court while trying the suit.
under CPC. Elaborate the statement in context of the Copyrights Act. क्या कॉपीराइट सोसाइटी होती है कि नहीं होती है? हाँ, ठीक है. यहाँ पे कॉपीराइट सोसाइटी के पास एक्सक्लूसिव ऑथराइजेशन है टू एडमिनिस्टर द वर्क ऑफ इश्यूज, लाइसेंस एक्सेट्रा, एंटर इनटू अग्रीमेंट विद फॉरेन सोसाइटी, डिस्ट्रीब्यूट करना फीस, ठीक है. कोई भी ऐसे फंक्शंस परफॉर्म करना जो कहीं ना कहीं यहाँ पे सिविल राइट्स उनको दिए जाते हैं, जैसे कि कोर्ट की कटघरी जैसा परफॉर्मेंस करना. सो कैन दे डू इट और नॉट? यस दे कैन, एंड दे हैव सिविल रेमेडीज दैट दे कैन पुट. कौन सी सिविल रेमेडीज आप बता देते? जैसे फाइन लगाना, इंजंक्शन देना, अच्छा डिस्ट्रॉय ऑफ द ऑर्डर का बात करना. अच्छा ऑलरेडी आपको पता है डेपिस, ठीक है, पावर ऑफ द सिविल प्रोसीजर. अगर किसी को नहीं पता है तो आप संजीवनी वीडियो में कंपटीशन एक्ट में डेपिस जरूर देख लेना. वन ऑफ द गुड थिंग्स जो आपको हर पावर के लिए हेल्प करेगा. So yeah, in and all, I think it was a fantastic attempt, a great paper. So accordingly, I think you should have attempted the first question first itself. Then second was also easy. I think the serially attempting was also not a problem at all. Okay, question 4A was better than 4, and question 5 was good, 5B was good, and I think 6A was way better than 6. So I think this is the first attempt that I'm saying that serially भी attempt करते तो कोई वांधा नहीं था, क्योंकि सारे questions बहुत 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 अच्छे थे. So for 2 marks you should have written at least 5 lines each. For 4-5 marks, you should have written at least 3/4 of the page. Alright, all the best, and do let us know what your marks are. Hopefully, we meet at the professional level at JK Shah classes. Thank you so much. In case of any doubts, please do write in the comments section, and we will definitely get back to you. Thank you so much.